बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज अली और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज फिर हाजिर हुआ हूं आंगलू बांगलू सीरीज के साथ, आंगलू बांगलू चांद पर। आज मैं आपको बताने लगा हूं कि जब आंगलू बांगलू चांद पर पहुंचे तो उनके साथ क्या क्या वाकयात पेश आए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आंगलू बांगलू की जब आंख खुली तो उन्होंने हैरत से इधर उधर देखा। वो एक वीरान से मैदान में पड़े हुए थे जिसकी जमीन का रंग गहरा सुर्ख था और इधर उधर काले रंग के बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। जहां तक नजर जाती थी वो मैदान ही मैदान नजर आता था। उनकी नजरें जैसे ही आसमान पर पड़ी वो हैरत से उछल पड़े। आसमान का रंग गहरा सब्ज था। अरे हम कहाँ आ गए हैं? सब्ज आसमान, सुर्ख जमीन, काले पत्थर। कहीं हम किसी अनाड़ी मुसव्वर की तस्वीर पर तो नहीं आ गिरे? आंगनू ने हंसपे आदत फलसफा झाड़ते हुए कहा, तुम्हारे सर में तो भूसा भरा हुआ है। अरे अहमद, हम इस वक्त एक बड़े तरबूज के अंदर लेटे हुए हैं। सुर्ख रंग के तरबूज में ये पत्थर नहीं, तरबूज के बीज हैं। बांगलू ने उसे समझाते हुए कहा, पागल हो तुम। अगर हम तरबूज में लेटे हुए होते तो ऊपर आसमान क्यों सब्ज है? उसे भी सुर्ख होना चाहिए था। आंगनू ने नाराज होते हुए कहा, पागल मुझे कहते हो? अरे तरबूज काट कर किसी ने ऊपर वाला हिस्सा उल्टा रख दिया है, इसलिए छिलका नीचे है और छिलके का रंग सब्ज होता है। बांगलू ने आंखें मटकाते हुए कहा, हाँ तुम्हारी बात कुछ समझ में तो आ रही है, मगर सामरी जादूगर ने तो हमें चांद पर भेजा था चांद फूल हासिल करने के लिए। हम तरबूज में कैसे आ गए? बांगलू ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे हाँ, मुझे अब याद आया, हमने तो चांद फूल हासिल करना है ताकि जादूगर शहजादी से शादी कर सके। बांगलू ने तेजी से उठते हुए कहा, मगर यहाँ तो फूल कहीं नजर नहीं आता। आंगलू ने भी खड़े होकर इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, वाकई तुम पागल हो। भला तरबूज में फूल कहाँ से आ जाएगा? पहले हम इस ढक्कन को हटाकर बाहर निकलें, फिर फूल कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगा। तुम हटाओ ढक्कन, तुम्हारा कद लंबा है, तुम्हारा हाथ ढक्कन तक चला जाएगा। बांगलू ने कहा और लंबे आंगलू ने हाथ ऊपर किए जिस तरह वो आसमान को हाथ पर उठाकर एक तरफ रखना चाहता हो। मगर जाहिर है उसके हाथ आसमान तक कैसे पहुंच सकते थे? मेरा हाथ तो ढक्कन तक नहीं जाता। आंगलू ने मायूस होकर हाथ नीचे करते हुए कहा, फिर अब क्या करें? कहीं से बांस मिल जाता तब आसानी से ढक्कन हटाया जा सकता। बांगलू ने भी मायूस होकर कहा, तो आओ पहले बांस ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ जरूर मिल जाएगा। आंगलू की समझ में भी बात आ गई। हाँ आओ चले, बांगलू ने कहा और फिर वो दोनों बांस ढूंढने के लिए चल पड़े। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक उन्होंने मैदान के किनारे से किसी चीज को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते देखा। यह कोई इंसान था, मगर उसका जिस्म इतना शफाफ था कि उसके आर पार सब कुछ नजर आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो शीशे का बना हुआ हो। अरे ये शीशे का बना हुआ आदमी कहाँ से आ गया? आंगनू ने हैरान होकर कहा, अरे ये तो बड़ा खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे चलता फिरता शीशा हो। बांगलू ने कहा। इतने में वो शीशे का बना हुआ आदमी उनके करीब पहुंच गया। वो भी बड़ी हैरत से उन्हें देख रहा था। कमाल है, शीशा भी बड़ा कीमती है, मुझे अपनी शक्ल भी नजर आ रही है। बांगलू ने उसके पेट में झांकते हुए अपने बाल दुरुस्त करने शुरू कर दिए। कौन हो तुम और चांद पर कैसे आए? अचानक शीशे के बने हुए आदमी ने कहा। उसकी आवाज से यूं महसूस हो रहा था जैसे शीशा कड़कड़ा रहा हो, मगर उसकी जुबान साफ समझ आ रही थी। चांद पर उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे की शक्लें देखते हुए बेक आवाज कहा, हाँ ये चांद है, तुम कहाँ से आ रहे हो? आने वाले ने भी हैरत भरे लहजे में पूछा, अरे ये चांद है? कमाल है, चांद ऐसा होता है? अगर तुम तरबूज को चांद कहते हो तो ऐसे चांद हमारी दुनिया में बहुत मिलते हैं। आंगलू ने कहा। आंगलू, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने तो बेशुमार चांद खाए हैं क्योंकि मुझे तरबूज खाने का बड़ा शौक है। बांगलू ने बड़े से पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, चांद खाए हैं? अरे तुम चांद खा जाते हो? फिर तो तुम दोनों बेहद खतरनाक हो, तुम इस चांद को भी खा जाओगे। शीशे नमा इंसान ने खौफजीदा लहजे में कहा, हाँ इसमें क्या शक है कि हम बेहद खतरनाक हैं और बेहद ताकतवर। हमने सूरज मोती हासिल करने के लिए सांपों के दादाजी का मुकाबला किया और टिड्डे बादशाह और उसकी फौज को मार डाला, मकड़ी शहजादी और खौफनाक पिंजरे को खत्म किया, और समंदर में हमने सफेद सांप से लड़ाई की, जबरंग दियो से मुकाबला किया, सुरख किले की शहजादी की बदरू शोहर को खत्म किया, नाग राजा से लड़ाई की, शमशाम जादूगर को हलाक कर दिया। हमारी बहादुरी में कोई शक है? आंगनू ने सीने पर हाथ मारते हुए अपनी बहादुरी और कारनामे गिनाते हुए कहा, मगर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? शीशा नमा इंसान ने खौफजीदा लहजे में कहा, अरे तुम हमें नहीं जानते, फिर तो तुम कुछ भी नहीं जानते। बांगलू ने हैरान होकर कहा, यह बेचारा जाहिल मालूम होता है।
اگر پڑھا لکھا ہوتا تو ضرور ہمیں جانتا ہوتا۔ آنگلو نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تو سنو او شیشے کے بنے ہوئے جاہل انسان، ہم آنگلو بانگلو ہیں اور ہمیں یہاں صابری جادوگر نے بھیجا ہے تاکہ ہم یہاں سے چاند پھول حاصل کر کے واپس جائیں اور جادو نگری کی شہزادی ماہ رخ سے شادی کر سکے۔ بانگلو نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ تم چاند پھول حاصل کرنے آئے ہو؟ شیشہ نما انسان اور زیادہ گھبرا گیا۔ ہاں، کہاں ہے وہ پھول؟ جلدی بتلاؤ تاکہ ہم اسے توڑ کر لے جائیں۔ اب ہم زیادہ دیر صبر نہیں کر سکتے، ہماری ہونے والی بیوی ہمارے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ آنگلو نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ مگر چاند پھول تو چاند شہزادی کا نام ہے جو چاند کی شہزادی ہے، تم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ شیشے کے بنے ہوئے انسان نے کہا۔ کیسے نہیں حاصل کر سکتے؟ بس تم ہمیں وہاں لے چلو، ہم چاند شہزادی سے کہیں گے کہ وہ اپنے آپ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ بانگلو نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم ہمیں چاند شہزادی کے پاس لے چلو اور ضرور پڑھی لکھی ہوگی، تمہاری طرح جاہل نہیں ہوگی۔ آنگلو نے اپنا بڑا سا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چاند شہزادی کے پاس لے چلتا ہوں، وہ اپنے آپ تم سے نپٹ لے گی۔ شیشے کا بنا ہوا انسان راضی ہو گیا۔ ارے ایک بار ہمیں وہاں لے چلو، تم خود دیکھنا چاند شہزادی کس طرح ہمارا کہنا مانتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنگلو بانگلو کا کوئی کہا نہ مانے؟ بانگلو نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، شیشے کے بنے ہوئے انسان نے کہا، اور پھر وہ انہیں لے کر میدان کے اس کنارے کی طرف بڑھنے لگا جدھر سے وہ آیا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں زمین میں ایک بڑی سی دراڑ تھی۔ اس دراڑ میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ آنگلو بانگلو شیشے کے بنے ہوئے انسان کے پیچھے چلتے ہوئے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ سیڑھیاں بہت زیادہ تعداد میں تھی، اتنی کہ ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ ارے یہ سیڑھیاں ہیں، یہ شیطان کی آنکھ، ختم ہی نہیں ہو رہی، بانگلو نے کہا۔ وہ سیڑھیاں اترتے اترتے تھک گیا تھا، بس اب تھوڑی سی رہ گئی ہیں، شیشے کے بنے ہوئے انسان نے کہا۔ ارے آنگلو، باقی سیڑھیاں میری طرف سے، تم اتر جاؤ، آخر میرے بھائی ہو، میں اب تھک گیا ہوں۔ بانگلو نے ایک سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اتر جاتا ہوں، تم یہیں بیٹھنا، میں چاند پھول حاصل کر کے جادوگر شہزادی سے شادی کر لوں گا، آخر تمہارا بھائی ہوں۔ آنگلو نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خبردار اگر تم نے اکیلے شادی کی۔ بانگلو نے یہ سنتے ہی تیزی سے اٹھا اور بے اختیار نیچے اترتے ہوئے آنگلو کو پکڑنے کے لیے لپکا، مگر اسی لمحے اس کا پیر پھسل گیا۔ پھر وہ کسی بھاری بھرکم چٹان کی طرح لڑکتا ہوا آگے جاتے ہوئے آنگلو سے ٹکرایا، اور آنگلو بیچارہ دھکا کھا کر اپنے آگے جاتے ہوئے شیشے کے انسان پر جا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تینوں لڑکتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ آنگلو پانگلو دونوں کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں اور وہ ہوا میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے ایک دھماکے سے نیچے جا گرے۔ کافی بلندی سے گرنے کی وجہ سے انہیں اچھی خاصی چوٹیں آ گئی اور ان کے دماغ پر اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر پڑے رہے۔ شیشے کا بنا ہوا انسان دھکا کھا کر اچھلا، مگر کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا نیچے زمین پر جا گرا اور پھر اچھل کر یوں کھڑا ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے جب ان دونوں کو یوں زمین پر بحث و حرکت پڑے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے تو حیران رہ گیا، پھر بھاگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ شیشے کا بنا ہوا انتہائی خوبصورت محل تھا جس میں ہر طرف شیشے کی بنی ہوئی عورتیں اور مرد گھومتے پھر رہے تھے۔ ایک بڑے سے کمرے کے سامنے شفاف شیشے کے بنے ہوئے تخت پر ایک خوبصورت سی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو خود بھی شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا جسم یوں چمک رہا تھا جیسے شیشے کے بنے ہوئے جسم کے اندر بجلیاں سی کوند رہی ہوں۔ شیشے کا بنا ہوا انسان دوڑتا ہوا محل میں داخل ہوا اور پھر شہزادی کے سامنے جا کر ادب سے جھک گیا۔ کیا بات ہے، تم گھبرائے ہوئے ہو؟ شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی حضور، آنگلو بانگلو آئے ہیں، آنے والے نے بڑے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا۔ آنگلو بانگلو آئے ہیں؟ کیا مطلب؟ کہ تم پاگل ہو گئے ہو؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی حضور، میں چاند کے اوپر والی سطح پر پتھر لینے گیا تھا کہ وہاں میں نے اپنے جیسے تو عجیب و غریب انسان دیکھے، مگر ان کا جسم ہماری طرح نہیں ہے، وہ کسی ٹھوس چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت موٹا اور چھوٹے قد کا ہے جبکہ دوسرا بہت لمبا مگر دبلا پتلا ہے۔ انہوں نے اپنا نام آنگلو بانگلو بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بے شمار چاند کھائے ہیں، وہ یہاں چاند پھول حاصل کرنے آئے ہیں۔ آنے والے نے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ ارے تم کیسی باتیں کہہ رہے ہو، کہیں تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ شہزادی نے اس بار غصے لہجے میں کہا، اور اس کی باتیں سن کر باقی مرد اور عورتیں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ وہ سب بھی حیرت سے آنے والے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے گر کر بے حس پڑے ہیں، آپ خود چل کر انہیں دیکھ لیں، آنے والے نے مودپانہ انداز میں کہا۔ اچھا چلو ہم دیکھیں تو صحیح کہ کون ہے، شہزادی نے تخت سے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور پھر شہزادی اور اسے اطلاع دینے والا دوسرے بے شمار مرد اور عورتیں اکٹھے چل پڑے۔ اطلاع دینے والا ان سب کو وہاں لے آیا جہاں ابھی تک وہ دونوں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، یہ تو کوئی عجیب اور نئی مخلوق ہے،
یہ کہاں سے آئے ہیں؟ لگتے تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں مگر ان کا جسم ہماری طرح نہیں ہے۔ شہزادی نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے آنگلو کو ہوش آیا۔ اس نے جب اپنے گرد اتنے بہت سارے شیشے کے بنے ہوئے لوگ دیکھے تو وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھتے ہوئے اس کا پیر قریب پڑے ہوئے بانگلو سے ٹکرایا تو اس نے بھی آنکھیں کھول دی، اور پھر اس کا بھی وہی حال ہوا جو آنگلو کا ہوا تھا۔ وہ بھی بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ چاند شہزادی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے یہ بھی پہلے کی طرح جاہل ہے، میرے خیال میں یہاں کوئی سکول ہی نہیں ہے جہاں یہ پڑھ سکے۔ بانگلو نے آنگلو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، پھر کیا خیال ہے پہلے یہاں اسکول نہ کھول لیں تاکہ یہ بیچارے جاہل تو نہ رہیں؟ آنگلو نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ یہ تم نے کیا بکواس شروع کر رکھی ہے؟ چاند شہزادی کی بات کا جواب دو، ایک اور شیشے کے بنے ہوئے انسان نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا۔ چاند شہزادی کہاں ہے؟ چاند شہزادی؟ وہ دونوں چاند شہزادی کا لفظ سنتے ہی اچھل پڑے۔ میں چاند شہزادی ہوں، میری بات کا جواب دو۔ چاند شہزادی نے انہیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے تم چاند شہزادی ہو؟ واہ واہ، بڑی خوبصورت ہو تم تو، بانگلو نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ آنگلو، چاند شہزادی تو سب شہزادیوں سے زیادہ خوبصورت ہے، میں تو بس چاند شہزادی سے شادی کروں گا، تم جا کر اس جادوگر شہزادی سے شادی کرو، آنگلو نے کہا۔ واہ، میں کیوں کروں جادوگر شہزادی سے شادی؟ میں بھی چاند شہزادی سے شادی کروں گا، بانگلو نے کہا۔ نہیں، پہلے میں نے چاند شہزادی سے شادی کا اعلان کیا ہے، اس لیے میرا حق پہلا ہے۔ آنگلو کو بھی غصہ آ گیا۔ ارے تم نے تو صرف اعلان کیا ہے، میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا، تم خالی اعلان کرتے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بات تو فیصلے کی ہے، بانگلو نے دلیل دیتے ہوئے کہا۔ ارے تم دونوں کون ہو؟ پہلے میری بات کا جواب دو، شہزادی نے انہیں لڑتا دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا نام آنگلو ہے چاند شہزادی، اور یہ موٹا میرا بھائی ہے، اس کا نام بانگلو ہے۔ میں جتنا عقل مند ہوں یہ اتنا بے وقوف ہے، تم مجھ سے شادی کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں ایک اسکول کھول کر سب کو عقل مند بنا دوں گا، آنگلو نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے تمہارے تربوز نما سر میں عقل کہاں ہے؟ خواہ مخواہ ڈینگے مار رہے ہو؟ شہزادی تم مجھ سے شادی کرو، میں عقل مند ہوں اور طاقتور بھی، اور شہزادی کے شوہر کو عقل مند بھی ہونا چاہیے اور طاقتور بھی۔ کیوں شہزادی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بانگلو نے کہا۔ مگر میں تم سے شادی کیوں کروں؟ میری شادی تو چاند شہزادی سے ہونے والی ہے جو عقل مند بھی ہے اور طاقتور بھی، شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چاند شہزادہ؟ ارے چھوڑو چاند شہزادے کو، یہ شہزادے تو بس یوں ہی ہوتے ہیں، نام کے شہزادے، بانگلو نے کہا۔ واہ، میں شہزادی ہوں اور شہزادی کی شادی صرف شہزادے سے ہو سکتی ہے، دوسرے کسی سے نہیں، شہزادی نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، تم مجھے شہزادہ سمجھ لو، آنگلو شہزادہ؟ ہاں، یہ میرا بھائی بانگلو شہزادہ نہیں ہے، یہ تو بس بانگلو ہی ہے، خالی خالی بانگلو، آنگلو نے اکڑتے ہوئے کہا۔ واہ، اور تم شہزادے بن سکتے ہو تو پھر میں تو بادشاہ ہوں، بانگلو بادشاہ۔ شہزادے دبلے پتلے ہوتے ہیں اس لیے تم شہزادے ہو، بادشاہ موٹے تازے ہوتے ہیں اس لیے میں بادشاہ ہوں، اور بادشاہ کا زیادہ حق بنتا ہے شہزادی سے شادی کرنے کا، بانگلو نے بھی اکڑتے ہوئے کہا۔ واہ، بادشاہ تو ملکہ سے شادی کرتے ہیں، شہزادی تو ان کی بیٹی ہوتی ہے، اور چاند شہزادی چونکہ شہزادی ہے اس لیے یہ تمہاری بیٹی ہوئی، اب تم میرے سسر ہو گئے ہو، میں اب تمہاری بیٹی چاند شہزادی سے شادی کروں گا، آنگلو نے اپنا بڑا سا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم دونوں پاگل ہو اور تم نے ہماری توہین کی ہے، اب ہم اپنی زیادہ توہین برداشت نہیں کر سکتے، لہذا تم دونوں کو ہم سزا کے طور پر کالے پہاڑ پر بھیجنے کا حکم دیتے ہیں، شہزادی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اور شہزادی کے حکم دیتے ہی شیشے کے بے شمار انسان ان سے لپٹ گئے اور انہوں نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر ایک طرف بھاگنا شروع کر دی۔ ارے ارے کہاں لے جا رہے ہو؟ ارے شہزادی کو تو لے آؤ اور مولوی بھی ڈھونڈ لاؤ، مگر اصلی مولوی ہو، شیشے کا بنا ہوا نہ ہو، ان دونوں نے ان کے ہاتھوں میں مچلتے ہوئے کہا، مگر کسی نے ان کی بات نہ سنی اور وہ انہیں لیے ہوئے بھاگتے چلے گئے۔ تھوڑی دور ایک سیاہ رنگ کا پہاڑ نظر آ رہا تھا جس کے چاروں طرف خوفناک آگ جل رہی تھی۔ شیشے کے بنے ہوئے انسانوں نے پہاڑ کے قریب جا کر ان دونوں کو یوں اچھال کر آگ میں پھینک دیا جیسے کسی گیند کو پھینکا جاتا ہے۔ آگ کو دیکھتے ہی ان دونوں کے منہ سے خوفناک چیخیں نکلی، مگر ان کی چیخیں آگ کے دریا میں آہستہ آہستہ گم ہوتی چلی گئی۔ آگ میں گر کر وہ سب کی نظروں سے چھپ گئے تھے۔ انہیں آگ میں پھینکنے کے بعد شیشے کے انسانوں نے اپنے ہاتھ جھٹکے، پھر وہ واپس پلٹ آئے۔ انہیں معلوم تھا کہ آگ انہیں پگھلا کر ختم کر دے گی اور انہیں ہمیشہ کے لیے ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آگ میں گرتے ہی آنگلو بانگلو کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل گئی اور موت کے خوف سے وہ آگ میں گرنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئے، مگر تھوڑی دیر بعد جب ان کی آنکھیں کھلیں تو انہوں نے اپنے آپ کو خالی زمین پر پڑے دیکھا۔ یہ ایک خاصا بڑا پہاڑ تھا جس کے باہر چاروں طرف آگ موجود تھی۔ وہ حیرت سے اپنے آپ کو دیکھنے لگے کہ وہ زندہ آگ میں سے کیسے گزر گئے، مگر کہیں بھی جلنے کے نشانات تک موجود نہیں تھے۔ ارے اس آگ نے ہمیں جلایا نہیں،
आंगलू हैरत से बांगलू की तरफ देखते हुए कहा, क्यों जलाती? उसे नहीं मालूम कि हम आंगलू बांगलू हैं? बांगलू ने अकड़ते हुए कहा, मगर इस चांद शहजादी ने तो अपने तौर पर हमें मारने की कोशिश की है। आंगलू को शहजादी पर गुस्सा आने लगा। कोशिश ही की है, मारा तो नहीं, इसलिए मैंने तो शहजादी को माफ कर दिया। बांगलू ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, तुमने माफ कर दिया तो मैंने भी शहजादी को माफी दे दी। बेचारी शहजादी वाकई काबिल माफी है। आंगलू भला कब पीछे रहने वाला था, मगर एक बात है, शादी के बाद मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं उसे सजा के तौर पर मुक्का जरूर मारूंगा। बांगलू ने कहा, तुम मुक्का मारोगे तो मैं उसके पेट में टक्कर मारूंगा। आंगलू ने अपना बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या हक है कि तुम मेरी बीवी के पेट में सर मारो? मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। बांगलू को आंगलू पर गुस्सा आ गया। वाह, वो कोई तुम्हारी अकेले की बीवी थोड़ी होगी, मेरी भी तो बीवी होगी। मैं तो जरूर टक्कर मारूंगा। आंगलू भी अकड़ गया। तुम मार कर देखो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। बांगलू ने गुस्से की शिद्दत से बाजू लहराते हुए कहा, मैं मारूंगा, जरूर मारूंगा, बल्कि अब तो शादी से पहले मारूंगा। तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझे रोको? आंगलू ने जोर जोर से अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझसे हक पूछते हो? तुम्हारी ये जुर्रात? बांगलू को जो गुस्सा आया तो उसने पूरी कुवत से आंगलू को मुक्का जड़ दिया। आंगलू मुक्का खाकर 2 फुट दूर जा गिरा। नीचे गिरते ही वो उठा और पूरी कुवत से दौड़ता हुआ आया और उसने बांगलू के मोटे पेट पर टक्कर मार दी और बांगलू चीख मारकर पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। इस तरह मारूंगा टक्कर, आंगलू ने सर हिलाते हुए कहा। बांगलू गुस्से की शिद्दत से उठने लगा, पर चूंकि वो बेहद मोटा था इसलिए उठते उठते उसको काफी वक्त लगा। आंगलू उसे दूसरी टक्कर मारने के मुतालिक सोच ही रहा था कि उसे अपनी पुश्त पर चिड़चिड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसने तेजी से घूमकर पीछे देखा और फिर उसके हलक से बेख्तियार चीख निकली और वो खौफजीदा होकर बेख्तियार पीछे हट गया। उसी लम्हे में बांगलू के हलक से भी चीख निकली और वो भी उठकर पीछे भाग गया। उन दोनों के सामने एक गोरेला इंसान खड़ा था जो अंगारों का बना हुआ था और उसके पूरे जिस्म से शोले निकल रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो आछी इंसान हो। कद में आंगलू से भी दुगना लंबा था और जिसामत में आंगलू से भी ज्यादा चौड़ा। उसके जिस्म से चिड़चिड़ाहट की आवाज ऐसे निकल रही थी जैसे कोयले जलने से आवाज निकलती है। कौन हो तुम? आंगलू ने खौफजीदा लहजे में हकलाते हुए कहा। मेरे ख्याल में यह भी हमारी तरह शहजादी से शादी करना चाहता होगा और शहजादी ने उसे आग में फेंक दिया होगा, इसलिए ये जल रहा है। बांगलू ने अपने आप को संभालते हुए कहा, चलो अच्छा है, जल रहा है तो जलने दो, सर्दियों में उसे सर्दी तो नहीं लगेगी। आंगलू ने अपना मोटा सर हिलाते हुए कहा। ये दोनों तो आपस में बातों में मसरूफ हो गए। उधर वो आछी इंसान पहले तो चंद लम्हे खड़ा उन्हें अपनी अंगार आंखों से घूरता रहा, फिर उसने कदम आगे बढ़ाए। अरे अरे, वहीं रुक जाओ, हमें भी जला दोगे? बांगलू ने उसे आगे बढ़ते देखकर खौफजीदा लहजे में कहा। हाँ खबरदार, और तुम आगे बढ़े तो हम तुम पर पानी फेंक देंगे और फिर तुम सर्दी से ठठर कर मार जाओगे। आंगलू ने उसे धमकी देते हुए कहा, मगर आछी इंसान ने रुकने के बजाय अचानक छलांग लगाई और फिर इससे पहले कि वो दोनों संभलते उसने अपने जलते हुए हाथों से उन दोनों की गर्दनें पकड़ ली और उन दोनों के हलक से खौफ के मारे चीखें निकल गई। और जो कामत आछी इंसान ने उन दोनों को अपने दोनों हाथों में यूं उठा लिया जैसे वो छोटे छोटे खिलौने हों। और दूसरी हैरत अंगेज बात यह थी कि आछी इंसान के हाथों और जिस्म से निकलने वाली आग ठंडी थी। गोश्त के हाथों से शोले निकल रहे थे, मगर उन दोनों को कतन कोई तपश महसूस नहीं हो रही थी। अलबत्ता गला दब जाने की वजह से उनकी आंखें बाहर निकल आई थी। उस आछी इंसान के हाथों में इतनी ताकत थी कि उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे उनके गले किसी लोहे के शिकंजे में जकड़े गए हों। अरे छोड़ो, हमें छोड़ दो, बांगलू ने घुटे घुटे लहजे में कहा। उधर आंगलू भी बुरी तरह तप रहा था, मगर आछी इंसान पर उनके रोने पीटने का कतन कोई असर नहीं हो रहा था। वह उन्हें हाथों में उठाए वापस आग की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मैं कहता हूं मुझे छोड़ दो, वरना पेट पे ऐसा मुक्का मारूंगा कि तुम्हारे जिस्म के तमाम कोयले बिखर जाएंगे। बांगलू ने कहा, मगर जब आछी इंसान ने कोई परवाह न की तो बांगलू ने बेख्तियार पूरी कुव्वत से आछी इंसान के पेट में मुक्का जड़ दिया और दूसरे लम्हे वो हैरान और परेशान रह गया क्योंकि उसका हाथ इस तरह आछी इंसान के पेट में घुसता चला गया जैसे वो रबड़ का बना हुआ हो। उस पर बांगलू के जोरदार मुक्के का कतन कोई असर नहीं हुआ था। अब तो वो दोनों बुरी तरह घबरा गए। उन्हें इस मुसीबत से छुटकारे का हल नजर नहीं आ रहा था। बांगलू ने जब आछी इंसान को मुक्का मारा तो आंगलू सोचने लगा वो क्या करे। उसके पास तो ताकतवर चीज सिर्फ उसका सर था जिससे वो टक्कर मारता था, मगर गर्दन जकड़े होने की वजह से वो आछी इंसान को टक्कर भी नहीं मार सकता था। इसलिए और तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया, अलबत्ता उसने पूरी कुव्वत से आछी इंसान पर थूक दिया। और दूसरा लम्हा उन दोनों के लिए इंतहाई हैरत अंगेज साबित हुआ। जैसे ही आंगलू की थूक
आलसी इंसान को लगी, उसने चीख मारकर दोनों को छोड़ दिया और यूं तड़पने लगा जैसे आंगनू ने उसको कोड़ा मार दिया हो। आलसी इंसान की गिरफ्त से निकलते ही वो दोनों उछले और हटकर पीछे खड़े हो गए। देखा, मैंने सिर्फ थूक मारकर उस आलसी इंसान को सीधा कर दिया, तुम मुक्का मारकर भी कुछ नहीं कर सकते, आंगनू ने खुशी से नाचते हुए कहा। और ऐसी बात है तो मैं तुमसे ज्यादा थूक सकता हूँ, बांगनू ने जोशीले लहजे में कहा। और फिर वो भागता हुआ आलसी इंसान के पास गया और उस पर जोर से थूक दिया। आलसी इंसान अभी आंगनू की थूक लगने से तड़प रहा था कि बांगनू की थूक ने उसे और भी ज्यादा तड़पा दिया। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज निकलने लगी और फिर वो मुड़ा और तेजी से वापस आग की तरफ भागने लगा। अरे, मैंने उसको थूक मारकर भगा दिया है, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर थूक का मालिक हूँ, बांगनू ने खुशी से नाचते हुए कहा। वाह, पहले मैंने उस पर थूका था इसलिए मेरी थूक ज्यादा ताकतवर है, आंगनू ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हारी थूक ताकतवर होती तो वो पहले ही भाग न जाता। बस अब फैसला हो गया कि चांद शहजादी से मैं शादी करूंगा, बांगनू ने हाथ नचाते हुए कहा। वाह, चांद शहजादी से मेरी शादी होगी, आंगनू ने बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि बांगनू कोई जवाब देता, उसकी नजरें आग की दीवार पर पड़ गई। उसने देखा कि 10 के करीब आलसी इंसान आग से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अरे, ये इतने सारे आग के इंसान कहाँ से आ गए, बांगनू ने खौफजदा लहजे में कहा। हाँ, ये तो वाकई बहुत सारे हैं, मगर तुम फिक्र न करो, एक एक को थूक मारकर भगा दूंगा, आंगनू ने कहा। नहीं, ये मेरी थूक से भागेंगे, बांगनू ने कहा। और फिर वो खुद ही उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब भला आंगनू कैसे पीछे रह जाता, वो भी उधर जाने लगा। आलसी इंसान इकट्ठे आने के बजाय बिखर कर दायरे की शक्ल में उनकी तरफ बढ़ने लगे। फिर जैसे ही ये करीब पहुंचे, बांगनू ने उन पर थूकना चाहा, मगर वो सब अचानक उन दोनों पर टूट पड़े और उन्होंने उन्हें उल्टा करके अच्छी तरह काबू कर लिया। उनके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकल रही थी। ये दोनों उनके हाथों में बुरी तरह तड़प रहे थे, मगर उन्होंने उन्हें ऐसे जकड़ा हुआ था कि वो ना ही भाग सकते थे और ना ही उन पर थूक सकते थे। अरे, मुझे थूकने तो दो, ना बुरा दो, आंगनू ने उछलते हुए कहा। ऐसे न थूकने देना, मुझे थूकने देना, बांगनू ने कहा। मगर वो उन्हें लिए हुए बड़ी तेजी से आग की तरफ बढ़ते चले गए। वो दोनों चीखते रह गए, मगर वो उन्हें घसीटते हुए आग में दाखिल हो गए। पहले तो इतनी खौफनाक आग को करीब देखकर खौफ के मारे आंगनू बांगनू दोनों के हलक खुश्क हो गए। मगर जैसे ही वो आग में दाखिल हुए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि आग बिल्कुल ठंडी थी, उसमें तपश नाप को न थी। चुनाचे उनके औसान बहाल हो गए। आलसी इंसान उन दोनों को उठाए हुए आग में चलते रहे। आग की एक पतली सी पट्टी पहाड़ी के चारों तरफ थी। इस पट्टी में आलसी इंसानों ने अंगारों के मकान बनाए हुए थे। वहां उन्होंने बेशुमार आलसी इंसानों को चलते फिरते देखा, उनमें बच्चे भी, बूढ़े भी और औरतें भी। वो सब उन दोनों को देखकर हैरान रह गए। आलसी इंसान उन दोनों को उठाए आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाकर वो अंगारों के बने हुए एक बहुत बड़े मकान के सामने रुक गए। मकान के दरवाजे पर एक आलसी इंसान हाथ में आग की बनी हुई तलवार उठाए खड़ा था। शहजादी को इतला दो कि अजीबो गरीब मखलूक आ गई है, एक आलसी इंसान ने आलसी दरबान से कहा, और वो तेजी से मकान के अंदर दाखिल हो गए। आग में दाखिल होने के बाद अब उनकी बातें आंगनू की समझ में आ गई, इसलिए शहजादी नाम पर वो चौंक पड़े। कौन सी शहजादी, क्या चांद शहजादी यहाँ रहती है, आंगनू ने कहा। अरे, तुम तो बेवकूफ़ हो, भला चांद शहजादी आग में कैसे रह सकती है, वो तो चांद पर रहती होगी, यहाँ तो आग शहजादी रहती होगी, बांगनू ने उसे डांटते हुए कहा। वाह, ये आग तो ठंडी है, इसलिए यहाँ तो ठंडी शहजादी रह सकती है, आग शहजादी तो गर्म आग में रहती होगी, आंगनू ने अपने आप को फलसफी साबित करते हुए कहा। खामोश रहो, यहाँ आलसी शहजादी रहती है, एक आलसी इंसान ने उन्हें डांटते हुए कहा। आलसी शहजादी, दोनों ने एक दूसरे को माना खैज नजरों से देखते हुए कहा। यानी उसका जिस्म आग की तरह होगा, होंठ भी आलसी होंगे, यानी बेहद खूबसूरत होगी। वाह वाह, ठीक है, मैं आलसी शहजादी से शादी करूंगा, तुम बेशक चांद शहजादी से कर लो, चांद शहजादी तो ठंडी होती है, फिर जैसे चांद पर दाग है शहजादी पर भी दाग होगा। मेरी बीवी आलसी है, शहजादी तो बड़ी अच्छी होगी, सर्दियों में मुझे अंगीठी जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस जहाँ सर्दी लगी शहजादी से हाथ सेक लिए, आंगनू ने खुशी से उछलते हुए कहा। वाह, मैं क्यों चांद शहजादी से शादी करूं, मैं भी आलसी शहजादी से शादी करूंगा, मुझे भी तो सर्दी लगेगी, मैं हाथ सेकूंगा, बांगनू ने रूठते हुए कहा। अभी वो आपस में लड़ रहे थे कि दरबान ने वापस आकर उन्हें अंदर ले जाने का इशारा किया और आलसी इंसान उन्हें पकड़कर मकान के अंदर दाखिल हो गए। उस मकान की हर चीज आग और शोलों की बनी हुई थी। दीवारें, फर्श, छतें, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, सब कुछ शोलों का बना हुआ था, मगर ये आग बिल्कुल ठंडी थी। आग के मुख्तलिफ कमरे, बरामदे बने हुए थे जिनमें आग का ही फर्नीचर मौजूद था। आलसी इंसान उन्हें अपने साथ लिए हुए मुख्तलिफ बरामदों और कमरों से होते हुए आखिरकार एक बड़े कमरे में आए जहाँ शोलों का
बना हुआ एक बड़ा सा तख्त था, जिस पर अंगारों की तरह देखती हुई एक औरत बैठी हुई थी, जो कदो कामत में उन आछी इंसानों के बराबर थी। उसने सर पर शोलों का ताज पहना हुआ था और गले में मुख्तलिफ साइजों के अंगारों का हार पहना हुआ था। उसके पूरे जिस्म से हल्के हल्के शोले निकल रहे थे। आछी इंसान तख्त के सामने जाकर अदब से झुक गए और फिर कहने लगे, आछी शहजादी, अजीब व गरीब मखलूक हाजिर है। आंगलू और बांगलू दोनों बड़ी हैरत से उस आग की बनी हुई शहजादी को देख रहे थे। ठीक है, मुझे पसंद है, मैं इस आछी शहजादी से ही शादी करूंगा। आंगलू ने यूं अपना बड़ा सा सर हिलाया जैसे उन्हें वहां शहजादी को पसंद करने के लिए लाया गया हो। मुझे भी पसंद है ये आग में जलती हुई शहजादी, कम से कम कोयलों की बचत होगी। बांगलू ने अपने बड़े से पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, कौन हो तुम और हमसे मुख्तलिफ क्यों हो? शहजादी ने उन्हें घूरते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, अरे और सुनो, ये शहजादी तो बिल्कुल ही अहमक है, भला हम मर्द ये औरत मुख्तलिफ कैसे ना हो? आंगलू ने अपना तरबूज नमा सर हिलाते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम? ये मर्द औरत क्या भला है? शहजादी शायद उसकी बात ना समझ सकी थी। वाह वाह, शहजादी तो बिल्कुल ही मासूम है, ये मर्द और औरत की बात ही नहीं जानती। वाह वाह, ऐसी मासूम बीवी तो बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। बस ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अभी जाकर किसी मौलवी को बुला लाता हूँ, बांगलू ने कहा और फिर मुड़ जाने लगा। पर आछी इंसानों ने उसे पकड़कर उसका मुंह दोबारा शहजादी की तरफ कर दिया। अरे मुझे छोड़ो, मैं मौलवी को बुला लाऊं, बांगलू ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। बस ठीक है, फैसला हो गया। शहजादी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मुझसे करना चाहती है, इसलिए मैं जाता हूँ मौलवी को बुलाने, आंगलू ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो मुड़कर जाने लगा। पर आछी इंसानों ने उसे भी पकड़कर सीधा कर दिया। मैं पूछ रही हूँ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम अजीब व गरीब हरकतें क्यों कर रहे हो? हमारी बात का जवाब दो, वरना हम तुम्हें पानी की सजा देंगे। शहजादी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, पानी? अरे हाँ, पानी के मुतालिक तो मुझे याद ही नहीं रहा। काफी देर से मुझे प्यास लग रही थी, कहाँ है पानी? जल्दी लाओ। पानी का नाम सुनते ही बांगलू ने परेशान होकर इधर उधर देखते हुए कहा, तुम पानी पीते हो? शहजादी ने हैरान होकर कहा। उसके लहजे में इस बार खौफ की लर्जिश भी मौजूद थी। हाँ, क्यों नहीं पीते? पानी न पिए तो प्यास से मर जाएंगे, बांगलू ने कहा। ये मेरा भाई बांगलू तो दरिया के दरिया पी जाता है, उसका पेट तो समंदर है समंदर। आंगलू ने बड़े फक्री अंदाज में अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, दरिया पी जाता है, इसका पेट समंदर है? फिर तो ये बड़ी खौफनाक मखलूक हुई। शहजादी इस बार वाकई डर गए। शहजादी हुजूर, वाकई उनके पेट पानी के समंदर हैं, तभी तो उन्होंने मुंह से पानी का कोड़ा निकालकर मुझे मारा था। एक आछी इंसान ने बड़े अदब से शहजादी से मुखातिब होकर कहा, अरे क्यों झूठ बोलते हो? हमने तुम्हें कोड़ा मारा था, हमने सिर्फ थूक मारी थी, आंगलू ने कहा। हाँ शहजादी, ये झूठ है और झूठे की सजा मौत है, इसलिए फौरन फैसला करो, और अगर तुम फैसला नहीं कर सकती तो मुझे शोहर बना लो, सब फैसले में करता रहूंगा। बांगलू ने फौरन अपनी खिदमत पेश करते हुए कहा, आखिर तुम ये शादी की रट क्यों लगाए हुए हो? ये शादी क्या भला होती है, हमें बतलाओ। शहजादी ने इस बात झुंझलाते हुए लहजे में कहा, सुनो बांगलू, शहजादी शादी का मतलब नहीं जानती, समझती ही नहीं, कितनी मासूम है। आंगलू ने अपना बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मासूम बीवी बड़ी अच्छी होती है, मैं उसे शादी का मतलब समझाता हूँ। आंगलू ने अपने बड़े से पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह, मैं अकल में तुमसे ज्यादा हूँ, मैं उसे समझाऊंगा, हो सकता है तुम गलत समझाओ और शहजादी गलत शादी कर ले। आंगलू भला कहाँ पीछे रहने वाला था, नहीं मैं उसे समझाऊंगा, बांगलू ने जिद करते हुए कहा। नहीं, मैं उसे समझाऊंगा, आंगलू ने भी मुंह मनाते हुए कहा। अरे तुम आपस में लड़ने लगे, मुझे शादी का मतलब समझाओ, तुम समझाओ बांगलू, शहजादी ने बांगलू से मुखातिब होकर कहा। वाह वाह, देखा, मैंने कहता था शहजादी मुझे पसंद करती है। सुनो शहजादी, शादी का मतलब है शादी, यानी तुम्हारी और मेरी शादी, समझ गई ना? बांगलू ने कहा। अरे मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं है, तुम समझाओ। इस बार शहजादी ने मुस्कुराते हुए आंगलू से मुखातिब होकर कहा। हाँ शहजादी, मुझसे समझो, ये तो पागल है। शादी का मतलब है कि मौलवी आएगा, निकाह पढ़ेगा, तुम नए कपड़े पहनोगी, मैं सर पर सेहरा बांधूंगा। आंगलू ने तफसील के साथ बताना शुरू किया। वाह, तुम अकेले क्यों सेहरा बांधोगे? मैं भी बांधूंगा, मैं बगैर सेहरे के हरगिज शादी नहीं करूंगा, आंगलू ने गुस्सीले लहजे में कहा। मुझे इनकी कोई बात समझ नहीं आई, वैसे भी ये खौफनाक मखलूक है, उसे हमारी ममलकत से बाहर फेंक दो, शहजादी ने उगताए हुए लहजे में आछी इंसानों को हुक्म देते हुए कहा। अरे और तो सुनो, निकाह के बाद छुहारे। बांगलू ने शादी की मजीद तफसील बतलाने की कोशिश की, मगर आछी इंसानों ने शहजादी का हुक्म मिलते ही उन्हें यूं हाथों पर उठा लिया, जैसे जो किसी खिलौने को उठाए, और फिर वो दोनों शहजादी को वलीमे वगैरह की तफसील बतलाते रह गए, और आछी इंसानों ने उन्हें उठाकर आग से बाहर चांद शहजादी की हदूद में फेंक दिया। उसके बाद आंगरू बांगलू के साथ क्या हुआ, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।
اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملا کرے۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔